मैं डायग्राम एक बार दोबारा बनाऊंगा इसका। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ तो ऑब्जर्वर की आई हो गई। और फिर हमने ना ये दिखाया था यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, है ना, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है। तो इसमें से रेज ऑफ लाइट कितनी निकलती है, तो हमने कहा इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकलती है। हम स्टडी करने के लिए कोई 2 रेज ऑफ लाइट ले लेंगे। तो एक रे ऑफ लाइट तो ये हो गई यहाँ से, और इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इसने स्ट्राइक करा है, इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। नॉर्मल ड्रॉप करें तो हम यहाँ पर वाटर है, और वाटर से हम कहाँ निकल रहे हैं, हम एयर में जा रहे हैं। रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। जब डेंसर से रेयर में लाइट जाएगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कायदे से देखते तो ये सीधी चली जाती है अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता, लेकिन चेंज ऑफ मीडियम हुआ है तो थोड़ा और दूर की तरफ जाएगी ऐसे। तो ये रे ऑफ लाइट इस तरह से चली गई। तो देयर आर 2 रिफ्रैक्टिंग रेज ऑफ लाइट। एक तो ये है जो रिफ्रैक्ट होकर सीधी ही जा रही है, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है इस पर, तो सीधी ही जाएगी। ये ऑब्लिकली एट एन एंगल स्ट्राइक कर रही है, तो ये मुड़ जाएगी। तो अब हमने क्या करा कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारी, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ में क्या एंगल बना रही है, आई, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अच्छा, फिर हम ये कहेंगे कि ये रिफ्रैक्टेड रे है और दूसरी रिफ्रैक्टेड रे ये है, तो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन ये रे ऐसे जा रही है और ये रे ऐसे जा रही है, तो ये तो यहाँ कहीं पर मिलेंगी नहीं आगे, तो इनको पीछे एक्सटेंड करा जाएगा। ये तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको करेंगे, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इमेज बन गई कैपिटल आई, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और फिर इसमें आप ये देखिएगा कि जब हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल हो गई, ठीक है। और ये पूरी की पूरी लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, तो इस पैरेलल लाइन के साथ लेफ्ट साइड में ये एंगल बन रहा है, और अगेन दूसरी पैरेलल लाइन के साथ में लेफ्ट साइड में ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल आर हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे भाई, ये आर है तो ये भी आर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने कहा था कि ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने ओ माना, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज, और जो ये वाला पॉइंट है इसको हमने मान लिया कैपिटल ए। रे जो यहाँ तक जा रही है इसको हमने मान लिया डी, इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया बी, और जो रे यहाँ तक जा रही है इसको हमने मान लिया सी। तो ये कंप्लीट डायग्राम है जो पेज नंबर 27 पर दे रखा है, ठीक है जी। अब आगे देखिएगा, बिल्कुल नीचे वाले टाइम पर आ जाइए। फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी हैव डब्ल्यू म्यू ए। डब्ल्यू म्यू ए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा वाटर है, वाटर से हम एयर में जा रहे हैं। ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, एयर। तो डब्ल्यू म्यू ए, वाटर से हम एयर में जा रहे हैं, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर।
ये हो जाएगा। अब साइन आई क्या है वो देखिएगा, तो साइन आई को मैं बोल सकता हूँ ए ओ बी। क्यों? ये भी तो आई होगा, बता दो क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है, दोनों ही लाइन क्या है? सरफेस के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है। इसको बोलेंगे साइन एंगल ए ओ बी अपॉन साइन एंगल ए आई बी। साइन एंगल ए ओ बी अपॉन साइन एंगल ए आई बी। ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा कि एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी, साइन एंगल ए ओ बी कैसे निकालेंगे? हमारे पास ट्राइंगल ये हो गया बड़े वाला ए ओ बी, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? जब साइन निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी। साइन एंगल ए आई बी, ए आई बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन आई बी। ऊपर भी रैशनल टर्म, नीचे भी रैशनल टर्म, तो सबसे ऊपर वाला नंबर सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ए बी इंटू आई बी। बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो ए बी इंटू ओ बी। ए बी से ए बी कट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया? आई बी अपॉन ओ बी, जिसको आप चाहे तो बी आई अपॉन बी ओ बोल। तो ये हमारा डब्ल्यू म्यू ए आ गया, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं, पेज नंबर 28 पर आइए। तो डब्ल्यू म्यू ए को बी आई अपॉन बी ओ बोल दिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर एज द साइज ऑफ द प्यूपिल इज स्मॉल, जो हमारी आँख का प्यूपिल है उसका साइज बहुत छोटा होता है। As the size of the pupil is small, the ray BC will enter the eye only if B is close to A. Ray BC will enter the eye. जो ray BC है, it will enter the eye. ये आई में तभी एंटर करेगी ये वाली रे, नहीं तो हमारे काम की नहीं है ये तभी होगी जब ये बी और ए काफ़ी नज़दीक होंगे, ठीक है ना। बी पॉइंट जो है ए के काफ़ी नज़दीक होगा, क्योंकि हम अपनी आँख से अगर सीधा देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर का देख सकते हैं, लेकिन बहुत इधर का हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो इफ़ only if B is close to A, then BI is equivalent to AI। इन्होंने कहा कि अगर B A के नज़दीक हो जाएगा तो BI मतलब AI और BI लगभग इक्विवेलेंट होंगे। नहीं समझे भाई? ये वाली जो रे ऑफ लाइट है इसको ऐसे 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 ले आओ, है ना। और जब हम एक्चुअली ये होती नज़दीक वाली रे है, पर इसको समझने के लिए कि ट्राइंगल बड़ा सा बना हुआ दिखाई तो दे, समझ तो पाए उसको, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा उसको फैला कर दिखा देते हैं। तो B इसके नज़दीक है तो मैं कहूँगा A से I तक का डिस्टेंस और B से I तक का डिस्टेंस लगभग बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम ये करेंगे कि as B is close to A, बल्कि वेरी क्लोज बोलिए, so BI is equivalent to AI, BI AI के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सिमिलरली बी जब यहाँ आ जाएगा तो BO और AO भी लगभग बराबर हो जाएंगे, एंड BO is equivalent to AO। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 1 can be written as WBI is equal to AI upon AO। BI की जगह AI लिख दीजिए और BO की जगह AO लिख दीजिए। BI upon BO था तो ये हो गया AI upon AO, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या हुआ? ये जो AI है ये है हमारी नकली वाली डेप्थ, मतलब जो हमको अपीयर होती है, जो हमको दिखाई देती है, अपीयरेंट डेप्थ। और ए से लेकर ओ तक ये जो पूरी की पूरी डेप्थ है, दिस इज कॉल्ड रियल डेप्थ, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ, ये रियल डेप्थ। तो हम ये कहेंगे
कि जैसे मान लीजिए डब्ल्यू म्यू ए है, तो इसको इन्होंने बोल दिया फिर ए म्यू डब्ल्यू है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ये हो गया ए ओ अपॉन ए आई, ठीक है। तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए आई, ये समझ गए कैसे हुआ भाई, ए म्यू डब्ल्यू म्यू है का रेसिप्रोकल होता है, तो ये ए अपॉन ए आई हो गया। अब ए ओ अपॉन ए आई, अच्छा ए म्यू डब्ल्यू क्यों करा है इसको, ए म्यू डब्ल्यू इस वजह से करा है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर हम किसका निकालेंगे, वाटर का निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अच्छा इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इस वजह से बोला जाता है क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना 1 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो अगर मान लीजिए हमसे ये बोला जाता है ना कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, तो हम ये बोलेंगे हाँ जी ये वाटर का ही है, क्योंकि उसको लिखा कैसे जाएगा, जैसे ये ए म्यू डब्ल्यू है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि पहले डब्ल्यू वाला तो आ जाएगा न्यूमरेटर में, ऐसे डब्ल्यू और ए, अगेन फिर ये है कि किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में तो निकाला जाता है, तो हम ये कहेंगे ए के रिस्पेक्ट में, ये भी ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है तो हम ये उसको किसी के रिस्पेक्ट में जब निकाला जाता है तो उसको हम एयर ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ये लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, और ये वैल्यू 1 होती है, तो न्यू डब्ल्यू अपॉन 1, ठीक है। तो जो भी हमारे पास यहाँ नीचे लिखा रहता है, हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका है, और विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, अगर एयर लिखा है तो। अगर यहाँ ग्लास लिखा है कि ग्लास से रे ऑफ लाइट ग्लास से वाटर में आ रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि भाई लाइट रे फिर एयर से ही आ रही है इस मीडियम के अंदर। तो इसको इस वजह से हमने ए म्यू डब्ल्यू कर दिया, तो इसको कहेंगे देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू ए ओ, ए से लेकर ओ तक वाली लेंथ इज रियल डेप्थ, ए से लेकर आई तक वाली अपेरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ठीक है जी, ये रिलेशन हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। उसके बाद ठीक है, वो इसको रीअरेंज करके लिख दिया, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ही बात है। As the refractive index of any medium other than vacuum is greater than unity, so the apparent depth is less than the real depth, ठीक है। As the refractive index of any medium other than vacuum मतलब एयर के अलावा कोई भी मीडियम आप ले लीजिए, एयर से ज़्यादा रेयर मीडियम और कोई होगा नहीं, ठीक है। तो और रेयर कोई मीडियम हो जाए वो तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एयर को ही हम वैक्यूम बोल देते हैं, वैक्यूम में तो मतलब कुछ है ही नहीं ना, कोई पार्टिकल ही नहीं है। तो वैक्यूम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं, एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी अगर हैं या गैसियस मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो वो लाइट की रे पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं कर पाते, तो हम इस वजह से कह देते हैं। वैसे एयर में और वैक्यूम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, बहुत अंतर है, लेकिन लाइट के कंटेक्स्ट में एयर और वैक्यूम वो दोनों एक तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि अगर वैक्यूम में से कोई रे ऑफ लाइट जाए तो भी वो सीधी जाएगी, एयर में से जाए तो भी वो सीधी जाएगी, वो टिल्ट नहीं होगी, डेविएट नहीं होगी। तो इसीलिए हम एयर बोलें या वैक्यूम बोलें वो एक ही बात होती है, ठीक है। और इसीलिए आप याद करिए, आपको ये पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम लिखा रहता है। तो स्पीड ऑफ लाइट ही तो ट्रैवल कर रही है, चाहे एयर में ट्रैवल करे चाहे वैक्यूम में, उसकी स्पीड भी सेम रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो कभी वैरी नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से एयर बोलो या वैक्यूम बोलो एक ही बात है। तो वैक्यूम से ज़्यादा तो कोई चीज़ रेयर होगी नहीं। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब इससे तो डेंसर ही डेंसर हो गए जितने भी मीडियम होंगे, क्योंकि वैक्यूम जो है रेयरेस्ट मीडियम है, ठीक, और उस रेयरेस्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो बाकी सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा ही ज़्यादा होगा, बड़ा ही बड़ा होगा। तो अच्छा, अब हम ये कहते हैं, इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम इज ग्रेटर देन यूनिटी, इज ग्रेटर देन यूनिटी। तो यहाँ पर क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम वाटर का निकालेंगे या किसी भी मीडियम का निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, और ये रियल डेप्थ है, और अपॉन अपीयरेंट डेप्थ है। अपीयरेंट डेप्थ यहाँ निकालेंगे, अपीयरेंट डेप्थ
में कोई भी नंबर 1 से बड़ा है, 1 पॉइंट एनीथिंग, कोई भी 1 से बड़ा नंबर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे वो बड़ी वैल्यू आएगी। अगर किसी भी नंबर में मान लीजिए 2 है, 2 में आप 1.3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2.6, ठीक है, तो वो 2 से बड़ा आया ना। तो इसी तरीके से देखिए रियल डेप्थ है, अपेरेंट डेप्थ में कोई भी नंबर 1 से बड़ा मल्टीप्लाई कर दिया तो वो अपेरेंट डेप्थ से बड़ी ही वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई होकर बड़ी ही वैल्यू आएगी, और वो बड़ी वैल्यू किसके इक्वल है, रियल डेप्थ के। इसका मतलब रियल डेप्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपेरेंट डेप्थ। तो हमको यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि रियल डेप्थ जो है वो अपेरेंट डेप्थ से बड़ी ही होगी। नहीं समझे दोबारा बताऊँ? ठीक है, सभी को क्लियर है, बताओ। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। अगर हम पेन से मीडियम से देख रहे हैं ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। फिर एक टर्म आती है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट देखिए, द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड इन अ टेंसर मीडियम इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि नॉर्मली कोई भी जो ऑब्जेक्ट है कितना शिफ्टेड दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद ना, परसों पढ़ाया था, तो पढ़ाने के बाद में मैं इधर गया था ये क्लब हाउस में, वहाँ पर मैंने देखा अब स्विमिंग पूल पर खास तौर पर ध्यान दिया तो स्विमिंग पूल वाकई में बड़ा छोटा नज़र आता है, कुछ ज़्यादा ही छोटा नज़र आता है। आज दोबारा गया था, अब वो खाली कर दिया, अब पानी नहीं। तो मतलब बहुत ज़्यादा रियल डेप्थ और अपीयरेंट डेप्थ में बहुत अंतर होता है। सर दिन में देखते तब अच्छा नजर आता क्या? है। अगर दिन में आप देखते तो ज़्यादा बेहतर नजर आता है। हाँ, आपने दिन में देखा था? दिन में देखा था ना, संडे था, पानी तब खाली हो गया था कि परसों देखा था। हाँ, तो दिन में देखा था मैंने। अब पानी तो था? मैंने नहीं, परसों तो पानी था, आज नहीं था वहाँ, खाली कर दिया शायद। अब सर्दियों में, सर्दियाँ ही आ गई हैं लगभग, शायद अक्टूबर में कर फिर देंगे। अगर किसी स्विमिंग पूल के बगल में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल ऐसे 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 जा रहा है, मतलब कि जो उसका प्लेटफॉर्म है वो इस तरीके की इस शेप में, अच्छा, मतलब ऐसे है नीचे से ऐसे जा रहा है, ठीक है। ऐसे इधर ऐसे। मतलब मुझे तो हमेशा सीधा ही दिखाई दिया है। चलिए सर, बात में अच्छा, चलो काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट, अच्छा सर, एक बात बता देता हूँ कि जो हमारे पास होगा वो हमें ज़्यादा नीचे दिखेगा, हाँ। जो हमसे दूर होगा वो हमें ऊपर दिखेगा। वो थोड़ा और ऊपर दिखता है। इसी रीज़न से ऐसे जो पास होता है वो नीचे दिखता है, और जो हाँ। दूर होते हैं चीज़ें हाँ, उन्हें ऊपर दिखती हैं। थोड़ी ऊपर यहाँ दिखती से ऐसे ऐसे इस हाँ। तरीके की difference है। मैं वैसे समझ नहीं पाया मुझसे। चलो मैं पूछूंगा तुमसे क्या। द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड इन अ डेंसर मीडियम इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है, ये जो आई ओ ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। तो आपको क्या करना है, रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ को सेपरेट कर दीजिए, तो वो कितना शिफ्ट होकर ऊपर आ गया वो आ जाए। तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। नॉर्मल शिफ्ट क्या है, स्मॉल डी, और रियल डेप्थ है ए ओ, रियल डेप्थ है ए ओ, और अपेरेंट डेप्थ है ए आई। तो ए ओ माइनस ए आई, ए ओ माइनस ए आई। फिर डी इज इक्वल टू ए ओ माइनस ये जो ए आई है, इस ए आई को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये था हमारे पास रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ क्या था, ए ओ, अपेरेंट डेप्थ क्या था, ए आई, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू था। तो मैं ए आई को क्या लिख सकता हूँ, ए आई को इधर ले और म्यू को इधर ले आओ, तो ए ओ अपॉन म्यू हो जाएगा। समझ गए, ए ओ अपॉन म्यू लिख सकते हैं ए आई को। देख लीजिए, ये
कि म्यू इज इक्वल टू ए अपॉन ए आई है, तो ए आई को इधर ले आओ, म्यू को नीचे ले जाओ, तो ए आई इज इक्वल टू ए अपॉन म्यू हो गया, ठीक है। तो अब ए को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है। अच्छा, ये जो ए होता है इसी को हम थिकनेस ऑफ द मीडियम बोल देते हैं कि मीडियम कितना थिक है, तो इसको थिकनेस बोल दिया। तो d इज इक्वल टू t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है। जो रियल डेप्थ है उसको थिकनेस ऑफ द मीडियम भी बोल दिया जाता है, ठीक है जी। अगला देखते हैं जरा टॉपिक। अगला टॉपिक है अपीयरेंस शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये यहाँ तक क्लियर है सभी को? व्हाट्सएप क्लियर है? यस ठीक है जी, चलिए। अच्छा 1 मिनट वेट करिए बस, अभी आओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए जी, अगला टॉपिक है अपीयरेंस शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो सन है, सन की पोजीशन में एक शिफ्ट क्यों दिखाई देती है? जैसा आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमको सन की इमेज ऊपर दिखाई देने लगती है, ठीक है, और सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमको वो दिखाई देती है। तो इस तरह से जो पूरा दिन है, उस पूरे दिन की लेंथ 4 मिनट बढ़ जाती है। मतलब रोशनी जो रहती है, मैं दिन का मतलब क्या कह रहा हूँ कि वो रोशनी वाला टाइम कि वो 4 मिनट बढ़ जाता है। एक्चुअल में 2 मिनट पहले ही जो है हमको सन दिखाई देने लगता है, सन नहीं आता तब तक।
और 2 मिनट बाद तक दिखाई देने लगता है, सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो ये जरा देखते हैं, एक इसमें डायग्राम दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर अर्थ है, ऑब्जर्वर है और उसमें एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स बना रखी है, ठीक है। मैं इधर करके दिखा रहा हूँ। सर साइन आई माइनस 90 को माइनस साइन आई लिख सकते हैं, साइन आई माइनस 90 को, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। हाँ बताता हूँ, हो गया, थैंक यू सर। बताता हूँ। साइन आई माइनस 90 कह रहे हो ना, हाँ। तो वैसे तो ये माइनस कॉस, वैसे तो माइनस कॉस आई नहीं होगी, सर, कॉस में नहीं चाहिए, साइन की टर्म्स में चाहिए, हाँ। साइन की टर्म्स में चाहिए। साइन आई माइनस 90 बोल रहे हो? हाँ सर, एक आई मैंने क्या किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आई खींच दिया, फिर उससे 90 को पीछे रख दिया। तो सही। ऐसे कैसे? चलिए सर, बाद में डिस्कस करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बोलेंगे। सर। हाँ सर, बाद में डिस्कस करते हैं। क्योंकि 90 का और मुझे लगा तो कॉस बनाएगा इसको, चलो ठीक है। अपीयरेंस शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो हमने क्या करा कि इधर तो अर्थ बना लिया, ये अर्थ है इस तरफ, ये अर्थ की सरफेस हो गई ऊपर। यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑब्जर्वर, यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर, मान लीजिए हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो एक लेयर एटमॉस्फेयर की, दूसरी लेयर एटमॉस्फेयर की, तीसरी लेयर एटमॉस्फेयर की, चौथी लेयर एटमॉस्फेयर की, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने ये कहा कि ऑब्जर्वर की नज़र जहाँ तक जाती है, दूर तक जहाँ तक जाती है, उस पॉइंट को हॉराइजन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन इज हॉराइजन। ये सन है, तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, दिस इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन। और फिर होता क्या है कि यहाँ से लाइट रे, क्योंकि ये वाला जो मीडियम है, ये वाला जो मीडियम है, जब हम यहाँ पर हॉराइजन की बात करेंगे, हॉराइजन बहुत दूर है हमारी आंखों से, वो वाला पोर्शन है जहाँ तक हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो लास्ट में मेरे को एक ऐसा लगता है कि जैसे आसमान और समंदर, या अगर मैं मैदानी किसी इलाके में रहता हूँ, इतना दूर तक मैदान नज़र नहीं आता एक्चुअली। तो अगर हम समंदर की बात करते हैं, तो दूर दूर तक जहाँ तक हमको समंदर नज़र आएगा, वहाँ पर कहीं ना कहीं आसमान मिलता हुआ नज़र आता है, तो उसी पॉइंट को हम हॉराइजन बोल देते हैं। अच्छा, तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि जो लाइट रे है वो सीधी नहीं आती, ऑब्जर्वर तक ऐसे आती है घूमकर क्यों आ रही है? क्योंकि उसको मल्टीपल रिफ्रैक्शंस उसको फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि रास्ते में न जाने कितनी सारी जो है मीडियम चेंज हो रहे हैं, कहीं पर बहुत डेंसर मीडियम है, कहीं पर बहुत रेयर मीडियम है। तो इस तरीके से मीडियम का चेंज बार बार होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैक्यूम है यहाँ से लेकर और ऑब्जर्वर की आई तक, ठीक है। तो वो लाइट रे इस तरीके से आती है, कर्व होकर आती है, घूमती हुई आएगी। और हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो तो हमेशा सीधी जाएगी। तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन ऑफ साइट ऐसे बनाते हैं, और वो लाइन ऑफ साइट जितने डिस्टेंस पर ये लोकेटेड है, लगभग उतने ही डिस्टेंस पर इसकी एक वर्चुअल इमेज दिखाने लगता है हमको, ठीक है। जैसे अभी हमने ये देखा कि हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा हुआ है स्विमिंग पूल में, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ही थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, और कैसे भी करके हमें यकीन ही नहीं होता कि भाई ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि अरे ये तो रहा है ना, कॉइन पड़ा हुआ नीचे, ये रहा, मैंने अभी हाथ डाला, निकाल लिया कॉइन को। और जब हाथ डालते हैं तब सच्चाई का पता चलता है कि नहीं भाई ये तो धोखा था आंखों का। तो वो धोखा ही होता है
कि हमको ये लगता है कि जो सन है वो यहाँ पर है, और हम मानने को ही तैयार नहीं होते कि भाई इमेज है, कुछ तो धुंधली होती, कुछ तो साइज़ छोटा बड़ा कुछ तो होता, लेकिन वो हमको लग ही नहीं रहा, तो हम ये कहते हैं नहीं नहीं सन है यहाँ पर, इमेज नहीं है इसकी, ठीक है। फिर अच्छा इमेज होती तो क्या सचमुच का सन भी तो आएगा, फिर आएगा इस इमेज को कवर करेगा, तब हमको एहसास हो जाना चाहिए, तो वो भी एहसास नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि भाई सन ही है, वहाँ पर तो सन नहीं होता, वो उसकी अपीयरेंट इमेज होती है। तो यहाँ है अपीयरेंट पोजीशन ऑफ सन। तो ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि रिफ्रैक्टेड लाइट रे को, रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है, ये लाइट रेज यहाँ से जो आ रही है रिफ्रैक्ट हो कर यहाँ पर आ रही है, तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे किसी दूसरी रिफ्रैक्टेड लाइट रे से जहाँ पर मिलेगी वहाँ उसकी इमेज बनेगी। तो हम ये कहेंगे लेकिन उसको तो हमें सीधी लाइन में दिखाना होता है, क्योंकि हमारी लाइन ऑफ साइट सीधी होती है, तो हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, तो ये हमको यहाँ पर दिखाई दे गया अपीयरेंट पोजीशन ऑफ सन। तो सन की जो एक्चुअल पोजीशन है उसको एस बोल दिया, अपीयरेंट पोजीशन को एस डैश बोल दिया, ठीक है। अब जरा सुनिए, जो इसकी थ्योरी है, थ्योरी में सारी चीज़ लिखी है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिएगा, ये छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन द सन इज विजिबल बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट, ये हमको पता है, ठीक है। तो एक लाइन तो ये है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। दूसरा, विद ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, द डेंसिटी एंड हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर्स डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि सन कहाँ है, आसमान में, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, डिस्टेंस जैसे ही बढ़ता जाता है, तो हमको ये लगता है, उसमें ये होता है कि जो डेंसिटी है एयर की वो घटती जाती है, ठीक। अच्छा, द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सन एस ट्रैवल फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर लेयर, तो वो रेयरर से डेंसर लेयर में ट्रैवल करते हैं, तो जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं डेंसिटी बढ़ती जाती है एयर की, ऊपर कम होती चली जाती है। दे बेंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, however an observer sees an object in the direction of the rays reaching his eyes, an observer sees an object in the direction of rays reaching his eyes। तो ऑब्जर्वर तो किसी भी इमेज को अगर देखेगा तो वो तो अपनी आँख तक पहुँचने वाली स्ट्रेट रे के मीडियम से ही देखेगा, तो वो जो स्ट्रेट रे है वो हमने इस तरीके से बना दी, तो यहाँ पर सन की अपीयरेंट इमेज बन गई। So, to an observer standing on the earth, the sun, which is actually in a position S below the horizon, appears in a position S dash above the horizon, ठीक है। The apparent shift in the direction of the sun is by about 0.5 degree। कितना शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो शिफ्ट है ना, ये जो एंगल बन रहा है बीच में, ये लगभग 0.5 डिग्री का होता है, ठीक है। Thus the sun appears to rise early by about 2 minutes, and for the same reason it appears to set late by about 2 minutes, ठीक। This increases the length of the day by about 4 minutes। तो इसकी वजह से पूरे दिन की जो लेंथ है, वो दिन का मतलब ये नहीं है कि वो 24 घंटे की जगह 24 घंटे 4 मिनट का हो गया, दिन की लेंथ मतलब रोशनी जिस टाइम रहती है उसको डे बोल रहे हैं, है ना। तो उसकी लेंथ टोटल 4 मिनट बढ़ जाती है। अगर ये कंसेप्ट नहीं होता तो हमें रोशनी जो है वो 4 मिनट थ्रू आउट द डे 4 मिनट कम रोशनी हमको मिलती है, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, जैसे मतलब कहते हैं ना सर्दियों में कि दिन छोटा हो गया, तो वो दिन छोटा मतलब 24 घंटे से छोटा नहीं हो गया है, तो अभी भी 24 घंटे वो रोशनी वाली जो विंडो है कि इतनी देर इस विंडो में रोशनी रहेगी कि सुबह 8 बजे से, और गर्मियों में तो रात के 8 बजे तक की विंडो पूरी मिलती है, बल्कि 8 बजे भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, 6 बजे भी नहीं, 5 बजे रोशनी हो जाती है गर्मियों में, तो 5 साढ़े 5 बजे, तो वो जो है वो सर्दियों में घट जाता है, क्योंकि सर्दियों में लगभग 6:30 या 7 बजे के करीब रोशनी होती है, अंधेरा सही रहता है, 6 बजे तक भी अंधेरा ही रहता है, और शाम को भी जल्दी 5 बजे ही होना शुरू हो जाता है, अब होने लगा है थोड़ा जल्दी। चलिए जी, तो पेज नंबर 30 पर आइए, अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके। तो न्यूमेरिकल है अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, a light of wavelength 6000 angstrom in air, 6000 angstrom in air enters a medium with refractive index 1.5. What will be the frequency and wavelength of light in that medium? ठीक है, चलिए जी, कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेवलेंथ निकालनी है। तो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 angstrom, ये angstrom में कितने
वेवलेंथ तो मीटर में -10 निकलेगी ना, 10 की पावर -10। लाइट की वेवलेंथ दे रखी है इसमें 6000। सिक्स इंटू 10 की पावर -7 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इंटू सम मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। स्पीड ऑफ लाइट को सी बोलेंगे, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, ये रेशियो होता है, तो 1.5 इसकी वैल्यू होगी। अच्छा, जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के साथ एक चीज़ ये होती है कि जब लाइट जो है एयर से किसी भी मीडियम में जाती है तो लाइट जो है, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है ना। लाइट की हमेशा स्पीड चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। स्पीड और वेवलेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेंस अनचेंज्ड। तो लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट करके स्टार बना कर लिख लो। व्हेन लाइट travels from one medium to another, its frequency remains changed, frequency remains unchanged। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कभी भूल जाए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अच्छा, अब जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जगह डाल दीजिए आप लैम्बडा। डिस्टेंस मतलब वेव की लेंथ कितनी है, डिस्टेंस भी तो लेंथ ही होती है। लेंथ होती है स्पीड ऑफ लाइट के, जो भी स्पीड है वो वेव की स्पीड v, और जो टाइम है, टाइम को 1/t बोल दिया, सॉरी t ही बोल दिया, है ना। अच्छा, अब इसको इधर ले आओ, तो लैम्बडा अपॉन v इज इक्वल टू t। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, मैंने जो v है, v की जगह स्पीड ऑफ लाइट ही तो लिखूंगा, c लिखूंगा। स्पीड ऑफ लाइट को v तो c तो बोलते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1/t इज इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा। तो 1/t जो है यही तो न्यू होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी c अपॉन लैम्बडा होगी। तो वो बोल रहे हैं लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेंस अनचेंज्ड। तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट रे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम ये कहेंगे न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, मतलब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी वहाँ भी रहने वाली है। न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। हाँ जी, सी कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्बडा कितना है, 6 इंटू 10 की पावर -7। तो 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। और क्या करेंगे, ये 1/2 है, और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 14, ऐसे कर लें भाई। 10 की पावर -7 ऊपर आकर 7 हो जाएगा, तो 8 + 7 15 हो गया। मैंने इसको 10 द्वारा इसलिए निकाल दिया ताकि 2 5 जा 28, 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा जी, क्वेश्चन में अब इन्होंने पूछा क्या है वो देख लीजिए। वो है कि आपको बताना है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो ये आ गई, अब वेवलेंथ बताना है। तो वेवलेंथ
वेवलेंथ कैसे निकलेगा? डिवाइड बाय 1.5 म्यू इज इक्वल टू, बताते हैं अभी, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, क्या दे रखा है, ग्लास है, यस ग्लास है, तो ये म्यू दे रखा है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10 की पावर 8 और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको वीजी बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 1.5 2 वीजी को इधर ले आओ, तो वीजी इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक ठीक ठाक है ये भी, लेकिन फिर भी ठीक है, 2 × 10 की पावर 8 सॉलिड है, होता है इसकी ग्लास। तो चलिए जी, ये हो गया। तो हमारे पास अब सी की जगह मैं वीजी लिखूंगा, देयरफॉर इन ग्लास क्या था फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, है ना, तो न्यू डैश इज इक्वल टू सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वीजी अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा मेरे को निकालना है, लैम्बडा ऑफ ग्लास, इसको लैम्बडा डैश लिखो, लैम्बडा डैश लिखो इसको, वेवलेंथ निकालने के लिए ये हो गया, ठीक है। अब लैम्बडा डैश को इधर ले आओ, म्यू डैश को इधर ले जाओ, लैम्बडा डैश इज इक्वल टू वीजी अपॉन म्यू डैश, वीजी देखिए कितना है, 2 × 10 की पावर 8 अपॉन म्यू डैश 5 × 10 की पावर 14, 0.4 हो गया, तो 8 - 14 कितना हो जाएगा, -6 हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको -10 बना देते हैं, क्योंकि जब पहले वाले की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी थी, इसको भी एंगस्ट्रॉम में करेंगे, तो आप क्या करिए, 10 की पावर -4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 10 की पावर -4 से नीचे मल्टीप्लाई सही है, सही है, तो 10 की पावर -6 -4 हो जाएगा 10 की पावर -10, और ये हो गया 0.4, और ये 10 की पावर -4 ऊपर आकर क्या हो जाएगा, 10 की पावर +4 इंटू 10 की पावर -10। तुम्हारे वाली बात हो गई, पटाखे की आवाज़ आई थी बहुत दिनों से, हाँ इस बार, हाँ इस बार होना चाहिए, ये पॉइंट गया, चिकन आया, ये हो गया 10 की पावर 3, तो ये हो गया 4500। बताइए जी, ठीक है, समझ गए, वत्सल क्लियर है यहाँ तक, बताइए। यस सर। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.3। If the speed of light in water is 2.25 into 10 की power 8 meter per second, what is the speed of light in glass? The refractive index of glass is 1.5. The refractive index of glass is 1.5 and that of water is 1.3. ठीक है, 1.5 तो चलो ठीक है, सही सा लगता है थोड़ा सा, लेकिन 1.3 ये परेशान करता है। 1.3 को हम क्या बोल सकते हैं, 10/3 बोलूँ या 4/3 बोलूँ, 1.3 4/3 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को क्या बोलेंगे, म्यू जी, लेकिन जब भी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बोला जाता है तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ए म्यू जी इज इक्वल टू 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये दे रखा है 1.3, तो 1.5 को 1.5 ही रहने दो, इसको कर दो 4/3, ठीक है, और चाहो तो इसको भी 3/2 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे रखा है
अब वो कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो ऐसे ही बता देंगे क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज वाटर का क्या करूँ जब हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का नहीं रखा है। सर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं ना। देखिए जैसे ये दे रखा है तो ए म्यू जी दे रखा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ए म्यू जी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये तो हमने अभी निकाला इधर 2 × 10⁸ है ना, तो अलग अलग थोड़ी हो जाएगा। तो ए म्यू जी की वैल्यू दे ही रखी है 3/2, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये है ही 3 × 10⁸। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये 3 से 3 कट गया, 2 इधर आ गया, वी जी इज इक्वल टू 2 × 10⁸। इन्होंने क्या आंसर दे रखा है 1.95, एक ही बात है, 1.95 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोलो या 2 × 10⁸ एक ही बात। सर एक्चुअली लाइट की स्पीड 297 करके कुछ होती है। कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए जी फिर आज तय कर लीजिए, बाकी के 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ठीक है।